सन 1940 की ये घटना है। विनोद के दादाजी जो थे वो उसे एक कहानी बताते हैं। कहानी कहें या कहें कि एक सच्ची घटना जो कि 1940 के दौरान विनोद के दादाजी के गांव में घटी थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक रोज़ अचानक से गांव में रहने वाले जो थे उनमें से कुछ लोग अचानक से गायब होना शुरू हो गए, जिसके बाद गांव में अफवाह फैलने लगी कि जो लोग गायब हुए हैं उनके गायब होने के पीछे किसी भूत प्रेत का हाथ है। गांव में कोई भूत प्रेत है जो लोगों को गायब कर रहा है। वहीं उस गांव के पास एक जंगल हुआ करता था और उस जंगल में एक पेड़ था, बहुत ही विशाल पेड़, जिसका तना जो था वो काफ़ी मोटा था। तो बाद में जाकर पता चला कि एक घटना के बाद कि असल में गांव में नहीं बल्कि वो जो भूत प्रेत है वो उस पेड़ में है। दरअसल हुआ यूँ कि एक रोज़ उस पेड़ से कुछ 10 से 15 मिनट की दूरी पर लोगों को एक लाश मिली। उस लाश का हाल बहुत ही बुरा था, पूरी तरीके से कटी हुई थी, चारों तरफ उसके खून बिखरा था। उसकी शक्ल एकदम ऐसे कुचली हुई थी कि उसको पहचानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। सब लोग जो थे उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा सदमे में आ चुके थे। कोई भी उस लाश को उठाने के लिए तैयार नहीं था। गांव वालों का ये मानना था कि अगर उन्होंने उस लाश को उठाया तो जिस भूत ने उसका ये हाल किया है वो उनके साथ भी कुछ गलत कर सकता है, तो इसीलिए कोई आगे नहीं आ रहा था। लेकिन बाद में फिर कुछ बात ऐसी हुई कि सब लोग तैयार हो जाते हैं उस लाश को उठाने के लिए। फिर वो उस लाश को उठाकर जब गांव लेकर पहुँचे तो गांव के एक परिवार ने उस लाश को देख उसके कपड़े पहचान लिए और कहा कि ये उनके परिवार का ही एक सदस्य है। उस लाश की जैसी हालत थी, उसके बाद पूरा गांव बड़ा ही सदमे में आ गया था। लोग सोच रहे थे कि हमें किसी न किसी तरीके से वो जो भूत है उससे छुटकारा पाना ही होगा, नहीं तो हमारे गांव के लोगों के साथ ऐसा होता रहेगा। तो अब वो यहाँ वहाँ लोगों से इस बारे में पूछताछ करने लगे, इस चीज़ का सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करने लगे। तो लोग उनसे कहते कि या तो उस पेड़ को काट दो या फिर उसे जला दो या इसी तरीके की और दूसरी बातें। तो फिर एक रात कुछ गांव वाले जो थे वो एक आदमी को लेकर उस पेड़ के पास पहुँचे। करीब रात के 12 बजे थे। उनके पास कुछ सामान था। गांव वालों के साथ वो जो आदमी था वो सभी वहाँ पर बैठ गए और कुछ क्रिया साधना वगैरह करने लगे। वो आदमी कहता है, तुम लोग चिंता मत करो, इस क्रिया के बाद वो जो भी कोई है तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। तो जो उसके साथ गांव वाले आए थे उनमें से एक कहता है, हाँ हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप हमारी इस समस्या का समाधान कर दीजिए, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। तो जैसे ही वो आदमी क्रिया साधना करना शुरू करता है तो उन लोगों को कुछ आवाज़ें सुनाई दी
जैसे कि कोई उनका नाम पुकार रहा हो। अब वो लोग यहाँ वहाँ चारों ओर देखने लगे कि भला ये कौन है रात के इस वक्त जो हमें हमारे नाम से पुकार रहा है। ये आवाज़ जो थी बहुत ही ज़्यादा डरावनी और भयानक थी, जिसे सुन वो सभी कांपने लगे थे। उन्हें काफ़ी डर लग रहा था कि तभी वो जो आदमी गांव वालों के साथ आया था, वो क्या देखता है कि पेड़ का जो तना है उसके पीछे से एक परछाई जैसा कुछ उन्हें देख रहा है। उन्होंने ध्यान से देखा तो क्या देखते हैं कि वो कोई आदमी था जो कि उसके पूरे शरीर में कीले लगे हुए थे और जो उसका सर था वो बोरी से ढका हुआ था और उसमें भी काफ़ी कीले लगे हुए थे, जो कि दिखने में एकदम भयानक और डरावना लग रहा था। अब वो आदमी और गांव वाले वो डर के मारे तुरंत ही खड़े हो गए। तो वो आदमी जो है गांव वालों से कहने लगा कि देखो, तुम्हारा जो भी काम है मैं नहीं कर सकता। इस पेड़ से जो भी चीज़ जुड़ी हुई है वो बहुत ही ख़तरनाक है और इससे पहले कि हम लोगों की जान जाए हम सभी को यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो इतना था कि गांव वालों ने भी उस आदमी को देखा तो डर कर वो सभी के सभी तुरंत ही वहाँ से चले गए और जो सामान वगैरह था सब वहीं पर छोड़कर तुरंत ही वहाँ से भाग गए। अब गांव वाले जो थे उन बेचारों की समस्या वहीं की वहीं रह गई और इसके बाद आगे भी 1 से 2 बार ऐसी घटना घटी कि गांव के कोई भी जैसे कि इंसान वगैरह गायब हुए या किसी की लाश बहुत ही बेदर्द तरीके से कुचली हुई उन्हें मिली। सब बड़े ही परेशान थे। तभी गांव वालों को एक बाबा मिले जो देखने में ही काफ़ी सिद्ध पुरुष लग रहे थे। तो गांव वालों ने बाबा को अपनी सारी समस्या बताई। तो इस पर वो बाबा जी जो हैं वो कहते हैं, ठीक है, तुम मुझे उस पेड़ के पास लेकर चलो। तो गांव वाले जो थे वो बाबा जी को उस पेड़ के पास लेकर पहुँचे। तो वहाँ जाने पर बाबा जी उस पेड़ को बड़े ही ध्यान से देखते हुए कहते हैं कि तुम सब पीछे रहो। तभी वो बाबा जी कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने शुरू कर देते हैं। वो मंत्र ऐसे थे जिन्हें सुनकर थोड़ा डर लग रहा था सभी गांव वालों को। तो बाबा जी मंत्र वगैरह पढ़ते हैं और अपनी पोटली से एक धागा निकालते हैं जिसे वो उस पेड़ के चारों ओर उस वक्त बांध देते हैं। फिर उसके बाद वो वापस से गांव में पहुँचे और गांव में पहुंचकर वो सभी को बताते हैं कि वो जो पेड़ है उस पर एक चुड़ैल रहती है और वो इसीलिए ऐसा करती है क्योंकि गांव वाले उसे परेशान करते हैं। तो इस पर गांव वालों ने कहा, अरे बाबा जी, हम कहाँ उस चुड़ैल को परेशान करते हैं, बल्कि वो चुड़ैल हमें परेशान करती है। तो बाबा जी जो थे वो कहते हैं कि कभी कभार भूले भटके जो गांव वाले उस तरफ जाते हैं उससे वो डायन बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाती है और परेशान होती है, इसीलिए वो ऐसा करती है। तो एक गांव वाला कहता है, लेकिन बाबा जी, हमारे कुछ गांव वाले थे एक आदमी के साथ उस पेड़ के पास गए थे उस समस्या का समाधान निकालने के लिए। तो उन्होंने तो वहाँ
किसी डायन को नहीं देखा। उन्होंने तो वहाँ एक आदमी को देखा था जिसके पूरे शरीर में कीले लगे हुए थे। तो इस पर बाबा जी कहते हैं, हाँ, उस पेड़ पर जो डायन है वो पेड़ के ऊपर रहती है और पेड़ के नीचे एक आदमी की प्रेत आत्मा रहती है और वो दोनों ही मिलकर लोगों को मारते हैं। अगर कोई भी उस पेड़ के या उस एरिया में जाता है देर रात तो वो उसको मार देते हैं। गांव वाले डायन और उस आदमी की आत्मा के बारे में सुन बहुत डर गए। वो तो सोच रहे थे कि कोई एक चीज़ उन्हें परेशान कर रही है, लेकिन यहाँ तो दो दो चीज़ें थी जो उन्हें परेशान कर रही थी। तो बाबा जी जो है उन लोगों को देखकर कहते हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं इसका समाधान बहुत जल्द निकाल दूँगा। फिर बाबा जी जो थे कुछ 2 से 4 मटके जो थे उन मटकों पर जो उनका मुंह था उस पर काले रंग का कपड़ा बांधते हैं और उन्हें ले जाकर देर रात उस पेड़ पर लटका देते हैं। फिर वो बाबा जी आते हैं और कहते हैं, अब चिंता वाली कोई बात नहीं है, अब तुम्हें वो दोनों बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। तो उसके बाद धीरे 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 दिन गुजरते गए और जब 41वां दिन आया तो गांव वालों ने देखा कि उस पेड़ पर जो मटके लटके थे उनका रंग एकदम काला हो गया था और काला होने के बाद वो मटके अचानक से अपने आप फूट गए। तो लोगों को डर लगा कि अब तो वो डायन और वो आदमी की प्रेतात्मा मुक्त हो चुकी है, कहीं वो फिर से हम गांव वालों पर हमला न कर दे, अब हम क्या करें। लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गांव वाले बहुत ही आराम से जीने लगे और अजीब बात ये थी कि जिन बाबा ने उनकी समस्या का समाधान किया था वो ना तो उस घटना से पहले कभी देखे गए थे उस गांव में और ना ही उस घटना के बाद। ना जाने वो कौन थे। ये कहानी कुछ ऐसी है कि मानव जो था वो अपने परिवार के साथ एक चौल में रहने के लिए गया था। हुआ कुछ ऐसा कि जो मानव के पिताजी थे वो काफ़ी गरीब इंसान थे, तो उनकी फाइनेंशियली जो हालत थी वो कुछ अच्छी नहीं थी। तो वो एक नए घर की तलाश में थे, तो उन्हें एक चौल में एक कमरा मिल गया। तो उन्हें काफ़ी ही अच्छे दामों पर उनके हिसाब से मिला वो कमरा, तो उन्होंने तुरंत ही उसको ले लिया। तो उस कमरे की हालत कुछ ऐसी थी घर की कि बहुत ही ख़राब। तो मानव के जो पिताजी थे वो रहने से पहले उसमें सफ़ेदी वगैरह कलर वगैरह करवाते हैं और उसमें जो छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम थी वो सब भी ठीक करवा लेते हैं। अब जो मानव का पूरा परिवार था, जब वो उस चौल में पहुंचा रहने के लिए, तो जब वो उस कमरे की ओर जा रहे थे तो सब लोग उन्हें चौल के बाकी बड़े ही अजीब तरीके से घूर रहे थे, जैसे कि वो किसी एलियन को देख रहे हों। तो मानव जो था वो अपने माता पिता से बोलता है, ये चौल के बाकी लोग हमें इस तरह से क्यों देख रहे हैं, जैसे हम कोई एलियन हो। तो जो मानव की माँ थी कहते, कोई बात नहीं बेटा, ये तो सब चलता रहता है। तो फिर उसके बाद जब वो अपने कमरे में पहुँचते हैं, मतलब कि कमरे से दरवाजे के बाहर ही थे, तो वो क्या देखते हैं कि जो
उस रूम के आसपास के दो एक कमरे थे और उन पर ताला लगा था, मतलब कि वो खाली थे। तो मानव को ये चीज़ थोड़ी अजीब लगी कि चौल में बाकी सब जगह तो लोग रह रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा जो कमरा है इसके आसपास के 2 से 4 कमरे खाली पड़े हुए हैं, किस लिए? तो यही बात सोचते हुए मानव अपने परिवार के साथ उस चौल के नए घर में शिफ्ट हो गया। सारा सामान वगैरह सब सेटिंग हो चुका था। तो फिर एक रोज़ की बात हुई कि मानव की जो माँ थी वो मानव से कहती हैं कि बेटा, तुम जब कॉलेज से लौटो तो शाम के वक्त जलेबी लेते हुए आना। तो फिर मानव जो था शाम के वक्त दुकान से जलेबी वगैरह और लड्डू का एक डब्बा साथ ले आया। वो दरवाजे पर खड़ा था और खटखटा रहा था कि तभी उसे एहसास होता है जैसे कि कोई उसके बाजू में खड़ा हो और ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा हो। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ये रात का वक्त था, अंधेरा हो चुका था। मानव को बहुत ही अजीब सा महसूस हुआ कि तभी जैसे ही मानव की जो माँ थी वो घर का दरवाज़ा खोलती हैं, तभी वो क्या देखती हैं कि मानव के हाथ में जो थैली थी वो फटी हुई है, जिसकी वजह से जो जलेबी वगैरह या लड्डू का डब्बा था वो ज़मीन पर पड़े थे। तो जलेबी जो थी वो थैले से निकलकर कुछ तो ज़मीन पर बिखर चुकी थी और कुछ थैली के अंदर ही थी, और लड्डू का जो डब्बा था वो भी खुलकर उसमें से 2 से 3 लड्डू ज़मीन पर गिरे हुए थे और कुछ डब्बे के अंदर ही थे। तो ये देख मानव की जो माँ थी वो मानव पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि एक काम दिया था तुझे, वो भी तुझसे ठीक से नहीं हुआ। देख तूने क्या किया, आधे से ज़्यादा सामान तो तूने नीचे ही गिरा दिया है, ध्यान रखना चाहिए था ना। अब मानव थैली की ओर देखता है और उसे बड़ी हैरानी होती है कि मैं तो किसी चीज़ से नहीं टकराया, फिर ये थैली कैसे फटी। तो मानव जो था वो यही बात अपनी माँ से कहता है, माँ मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो कहीं टकराया भी नहीं, ना जाने कैसे थैली फट गई और सामान गिर गया। तो मानव की जो माँ थी वो कहती है, रहने दे तू, चल जल्दी से ये सामान उठवा। तो फिर जो नीचे पड़ा हुआ जो सामान था उसमें से जो कुछ सामान साफ़ सुथरा डब्बे के अंदर थैली के अंदर था वो सब तो मानव की माँ उठाकर अंदर ले जाकर टेबल पर रख देती हैं, और जो नीचे बिखरा हुआ सामान था उसको साफ़ करने के लिए वो अंदर से कपड़ा लेके आती हैं। तो क्या देखती हैं कि जो सामान जो था जैसे कि लड्डू और जलेबी वो जो फर्श पर पड़ी थी वो आधी खाई हुई थी। अब यहाँ पर जो मानव की माँ थी वो बड़ी हैरान हुई, क्योंकि अभी जब उन्होंने देखा था तो लड्डू जो नीचे गिरे थे वो टूटे नहीं थे और साबुत थे, एकदम गोल, और जलेबी भी। तो उन्हें अचानक से किसने खाया, वो बड़ी हैरान। वो मानव को बुलाकर पूछती हैं, मानव भी हैरान और कहने लगा, नहीं माँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। तो वो कहती है, क्या तूने देखा किसी को जो इन्हें खा के गया हो? तो मानव कहता है, नहीं माँ, मैंने तो किसी को नहीं देखा, मैं तो अभी यहीं हॉल में ही बैठा था। तो तभी जो मानव की माँ थी
वो जो बाकी था उसे साफ कर लेती हैं। तो तभी वो मानव को फिर से डांट ही रही थी कि उसकी वजह से उन्हें कितना काम करना पड़ रहा है, कितनी गंदगी हो गई है, रात का खाना भी बनाना था, इसी बीच ये काम तूने फैला दिया। कि तभी मानव के पिताजी आ जाते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि अरे क्या बात है। तो जो मानव की माँ थी उन्हें बताती हैं। तो कहती है चलो कोई बात नहीं। फिर वहीं रात के वक्त, रात के कुछ 8 से 9 के बीच मानव का पूरा परिवार टेबल पर बैठ रात का खाना खा रहा था। खाना ख़त्म हुआ ही था कि मानव की जो माँ थी वो जो लड्डू और जलेबी साफ़ थे, जो थैली और डब्बे में ही रह गए थे, तो वो उनको लाके टेबल पर रख के कहती हैं कि ये लो, ये खा लो, ये साफ़ हैं। तो मानव कहता है कि लेकिन माँ ये तो नीचे गिर गए थे, हम ये नहीं खाने वाले। तो माँ कहती है नहीं बेटा, ये डब्बे में ही थे, ये नीचे नहीं गिरे थे। तो जो अन्न होता है उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये साफ़ ही है, तुम इन्हें खा सकते हो। अब तो फिर जो मानव का परिवार था वो जो साफ़ सुथरे और बचे हुए जलेबी और लड्डू थे उन्हें खा लेते हैं। फिर खाना खाकर वो सभी आराम से सो जाते हैं। तो वहीं अगले दिन मानव जो था तैयार होकर अपने कॉलेज चला जाता है। तो वहीं कॉलेज में उसे हर पल बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। जब वो वॉशरूम गया तब उसे ऐसा लगता जैसे कि उसके साथ साथ कोई चल रहा है और गहरी सांसें भर रहा है। बड़ी ही डरावनी आवाज़ थी वो, उसे अजीब लग रहा था। फिर वहीं कॉलेज ख़त्म कर जब शाम के वक्त जो मानव था वो अपने घर पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि घर पर उसके पिताजी और जो एक छोटी बहन थी उन दोनों की तबीयत बहुत ख़राब है और जो उनकी माँ थी वो उनके पास ही बैठी थी। तो मानव जो था वो कहता है कि माँ इन्हें क्या हुआ है। तो माँ कहती है तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी बहन की तबीयत बहुत ख़राब है। तो इस पर मानव कहता है तो आपने डॉक्टर को दिखाया। तो वो कहती हैं कि हाँ, डॉक्टर इन्हें देख कर गया है और दवाई भी दे कर गया है। तो फिर मानव जो था वो कहता है कि हाँ माँ, सुबह से मेरी भी कुछ तबीयत ख़राब है, कुछ सही सा नहीं लग रहा। तो माँ कहती है हाँ बेटा, मेरी भी तबीयत थोड़ी ख़राब है, हो सकता है तू जो वो लड्डू और जलेबी लेकर आया था उसमें कुछ खराबी हो, जिसकी वजह से हम चारों की तबीयत इस तरह ख़राब हो गई है। लेकिन जो सच था वो अभी जानते नहीं थे कि उनकी तबीयत ख़राब होने का राज तो कुछ और ही था। फिर वहीं जो मानव था वो पास के ही एक केमिस्ट से जाकर अपने और अपनी माँ के लिए दवाई लेकर आ जाता है और फिर वो सभी दवाई गोली खाकर रात में सो जाते हैं। अब क्या हुआ कि वो सुबह में उठते हैं तो मानव क्या देखता है कि उसके पिताजी का जो लेफ़्ट हैंड था वो पैरालाइज हो चुका है, एकदम ही काम करना बंद कर दिया है। अब ये सब देख जो मानव की माँ थी वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुकी थी और मानव भी बहुत परेशान था और हैरान भी था कि ये कैसे हो गए अचानक से। तो वहीं जो मानव की माँ थी वो उनके पिताजी के लिए सुबह की दवाई जो थी वो उसके लिए दूध वगैरह गर्म कर रही थी। तो अचानक से ही वो मानव को चीख कर बुलाती हैं। तो मानव जो था
अपने पिताजी के कमरे से निकल माँ के पास किचन में पहुँचता है, तो वो क्या देखता है कि जो मानव की माँ थी वो गिरी हुई थी। तो वो मानव जो था वो अपनी माँ को उठाता है और पूछता है कि अरे माँ, तुम गिर कैसे गई? तो मानव की जो माँ थी वो कहती है, पता नहीं बेटा, अचानक से मुझे चक्कर आ गया, ऐसा लग रहा है जैसे हाथ पैरों ने काम सा ही करना बंद कर दिया है। तो मानव बहुत ज़्यादा परेशान सा हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वहीं ये सब चल ही रहा था कि उन लोगों की तबीयत इस तरीके से ख़राब होने लगी, पहले से धीरे धीरे और ज़्यादा तबीयत ख़राब होती जा रही थी। वहीं एक रोज़ जब मानव कॉलेज से लौट रहा था तो वो एक औरत से टकराया जो कि उस चौल की ही रहने वाली थी। तो वो मानव को बड़े अजीब तरीके से घूर रही थी। तो इस पर मानव ने कहा, क्या बात है, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रही हैं? क्या कोई बात है जो आप मुझसे कहना चाहती हैं? तो वो औरत कहती है, हाँ, मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ। तो मानव कहता है, क्या बात है? तो वो औरत कहती है कि जो भी बात है इसे सुनकर हो सकता है तुम्हें या तो यकीन ना हो या फिर तुम बहुत ज़्यादा डर जाओ। तो इस पर मानव कहता है, आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे बताइए जो भी बात है। तो अब वो औरत क्या बताती है मानव को कि वो जिस घर में रह रहे हैं वो असल में भूतिया है। वहाँ एक नहीं बल्कि दो नहीं, तीन तीन आत्माएं रहती हैं। और मानव के परिवार से पहले जो भी पहले परिवार वहाँ रहने आया, उन लोगों के साथ भी लगभग वैसा ही हुआ जैसा कि मानव के परिवार के साथ हो रहा था। उनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी धीरे धीरे। और एक रोज़ उनमें से एक सदस्य तो मर भी गया। इतना सुनकर पहले तो मानव को उस बात पर विश्वास सा नहीं हुआ, लेकिन उस चौल में रहने के बाद से मानव के परिवार के साथ जो भी कुछ घट रहा था उस दौरान, उसको वो भूल नहीं सकता था। उसे विश्वास हो गया कि वो जो औरत है जो कह रही है वो सच है, कि उस घर के अंदर भूत प्रेत वगैरह रहते हैं। तो वो औरत कहती है कि बेटा, जितना जल्दी हो सके तुम उस घर को छोड़ दो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तो मानव जो था वो अपने पिताजी को उस औरत की कही बात बताता है। तो मानव के पिताजी जो थे वो कहते हैं कि मेरा एक दोस्त है जो इस बारे में हमें कुछ बता सकता है। अब मानव जो था वो पिताजी से पूछकर उनके उस दोस्त को फ़ोन लगाता है। तो फ़ोन पर कहता है कि ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे घर आता हूँ। तो अब अगले ही दिन पिताजी के जो दोस्त थे मानव के, वो वहाँ आते हैं। अब उनके पास एक छोटी सी पोटली थी, उसके अंदर कोई राख वगैरह थी, वो पूरे घर में छिड़कने लगी। तुरंत ही वो सब क्या देखते हैं कि वो जो राख फर्श पर गिरी थी उसमें किसी के पैरों के निशान थे, जिसे देख वो सब के सब एकदम से डर गए। तो मानव के पिताजी के जो दोस्त थे वो कहते हैं कि वो जो उस औरत ने तुम्हें बताया वो सब सच है, और अगर तुम चाहते हो कि तुम सलामत रहो तो तुम्हें 24 घंटे के अंदर इस घर को छोड़ना होगा, नहीं तो इस घर में रहने वाली वो प्रेत आत्माएं तुम में से किसी को नहीं छोड़ेंगी। यहाँ पर मानव और उसका परिवार बहुत ही डर चुका था, और फिर वो क्या करते हैं
कि जैसा कि मानव के पिताजी के दोस्त ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर तुम उस घर को छोड़ दो, तो वो वैसा ही करते हैं। अपना कोई जो ज़रूरी सामान था उसे हाथों हाथ लेकर उसी रात उस घर को, उस हॉन्टेड चौल को छोड़कर वहाँ से चले गए। और मानव को ये बात बहुत ही हैरान करने वाली थी कि उस चौल को छोड़ने के 2 दिन के अंदर ही, सिर्फ 2 दिन के अंदर, उन सभी की जो तबीयत दिन ब दिन ख़राब हो रही थी वो धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। मानव के पिताजी का जो हाथ पैरालाइज हुआ था वो भी अचानक से एकदम ठीक हो गया, जिसे देख मानव बहुत ही हैरान था। और वो सब भगवान के बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार थे कि वक्त रहते उन्हें अकल आ गई और वो उस चौल से चले आए। ये जो कहानी है ये विशाल की है। विशाल और जो सूरज था दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों जो थे वो एक नई कंपनी में जॉब करने लगे थे। अब क्या था कि उनका जो ऑफिस था वो उनके घर के एरिया से काफ़ी दूर पड़ता था, जिसकी वजह से वो शुरुआत के कुछ दिनों में बड़े ही लेट हो जाते थे। तो बड़े ही परेशान होने के बाद अब विशाल और सूरज जो थे वो अपने ऑफिस के ही आसपास के एरिया में एक घर ढूंढ लेते हैं। तो वो जो घर था उसके एकदम सामने एक कब्रिस्तान पड़ता था। तो वो दोनों जो थे वो उस घर को रेंट पर ले लेते हैं और अगले ही दिन उस घर में रहने लगे। तो पहली ही रात थी कि विशाल अपने कमरे में आराम से सो रहा था कि तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कि कोई दबे पांव उसके कमरे का दरवाज़ा खोल उसके कमरे में आ खड़ा हुआ हो। उसकी नींद थोड़ी कच्ची थी तो वो उठकर देखने लगा, लेकिन उसे कमरे में कोई नज़र नहीं आया। लेकिन हाँ, जो दरवाज़ा विशाल ने बंद किया था वो अब खुला हुआ था। ये देख विशाल थोड़ा हैरान था कि आखिर दरवाज़ा खुला तो खुला कैसे, जबकि उसने तो दरवाजे की कुंडी लगाई थी। फिर क्या था कि विशाल जो था वापस से दरवाज़ा बंद करके सो गया। अब वहीं अगली सुबह वो इसी घटना के बारे में सूरज से बात करता है। तो सूरज कहता है, हाँ यार, मेरे भी साथ हूबहू ऐसी ही एक घटना हुई। तो उन्हें ऑफिस जाने में थोड़ा लेट हो रहा था, तो बाकी सारी बात को वो भूलकर जल्दी से जो खाना है वो खाकर जैसे ही घर के दरवाजे से निकले तो उन्होंने क्या देखा कि उनके जो घर के साइड में एक अजीब सी औरत खड़ी थी। उस वक्त वो उस औरत को देखे तो सही, लेकिन बिना कुछ कहे निकल गए। अब ऑफिस से रात में जब वो थक कर आए तो वो क्या देखते हैं कि वो जो औरत थी अभी भी वहीं खड़ी थी। तो वो रुककर उस औरत से बोलते हैं कि क्या बात है, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए खड़ी हैं। तो वो औरत क्या कहती है, अगर जान प्यारी है तो इस घर को छोड़ दो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। अब दोनों दोस्तों को उस औरत की बात बड़ी अजीब सी लगी, कैसी बात कर रही है। तो
फिर रात का वक्त था, दोनों दोस्त जो थे वो रात का डिनर बनाकर खा रहे थे कि तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे कि जो उनकी डाइनिंग टेबल है, जो कि 4 कुर्सियों की थी, जो तीसरी कुर्सी है उस पर कोई आकर बैठ गया हो। उसकी जो जो कुर्सी थी वो थोड़ा नीचे की ओर दब गई, जैसे कि कोई आकर बैठ जाता है। तो अब दोनों दोस्त एक टक उस कुर्सी को ही देखने लगे कि ये हुआ तो हुआ क्या। और फिर अचानक से ही वो वापस से कुर्सी पहले की तरह हो गई, जैसे कि कोई उठ गया हो उस कुर्सी से, बैठा हुआ इंसान उठकर चला गया हो। दोनों एक दूसरे की ओर बिना पलके झपकाए देखते रहे। शायद नज़रों ही नज़रों में वो एक दूसरे से कह रहे हो कि भाई ये क्या था जो अभी हमने देखा। फिर दोनों ही दोस्त काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे, तो ज़्यादा ना सोचते हुए वो वापस से अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। उस घर के अंदर करीब 4 कमरे थे और एक किचन और हॉल। तो सूरज और विशाल जो था वो अपने अपने कमरे में सोते थे। तो अब रात के जैसे ही 12 बजते हैं तो विशाल जो था वो जैसे अपने कमरे में कुंडी लगाकर सो रहा था। उनकी ऐसी ही आदत थी कि कुंडी वगैरह लगाकर सोने की। तो फिर उसे फिर से वैसे ही कल जो रात उसके साथ हुआ था वैसी फीलिंग आती है कि भाई फिर से किसी ने दरवाज़ा खोला है और वो अब विशाल के कमरे में घूम रहा है। वो उठकर बैठ गया अचानक से और कमरे में यहाँ वहाँ देखने लगा। कमरे में देखा और कोई नहीं दिखा, लेकिन दरवाज़ा खुला हुआ था। वो फिर से हैरान और परेशान हो गया और बैठकर अपना सर खुजाने लगा कि भाई ये लफड़ा क्या है इस घर के अंदर। तभी जो था विशाल को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। ऐसा लगा जैसे कि किचन में ना कोई काम कर रहा हो, जैसे कि सब्ज़ी काटने की आवाज़ होती है, ऐसा कुछ। वो उठा और अपने कमरे से हॉल में पहुंचा। उनका जो किचन था वो हॉल में बना हुआ था एक तरफ। तो वो क्या देखता है कि वहाँ किचन में कोई खड़ा था, शायद कोई आदमी। तो उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था जिससे वो जो सब्जियां रखी हुई थी उन्हें लेकर काट रहा था ज़ोर ज़ोर से। यहाँ पर विशाल कुछ कहता उससे पहले ही वो जो भी था वो थोड़ा सा अपनी गर्दन को मोड़कर अपना हाथ रोक विशाल की ओर देखने लगा। अब विशाल जो था वो थोड़ा घबरा गया, क्योंकि उस आदमी की जो आंखें थोड़ी सी ही सही नज़र आ रही थी उस वक्त, वो लाल लाल थी, एकदम भयानक लाल, जैसे उसकी आंखों में अंगारे जल रहे हों। वो देख विशाल तो एकदम से ही घबरा गया और उसे डर लगा। तो फिर वो आदमी जो था वो पूरा ही विशाल की ओर घूमकर देखने लगा विशाल को। वो विशाल को ऐसे देख रहा था जैसे कि कह रहा हो, सब्जियां तो बहुत काट ली, अब तेरी गर्दन काटने की बारी है। जब विशाल को ऐसा एहसास हुआ तो वो एकदम से ही
दौड़कर अपने कमरे में पहुंचा और अंदर से कुंडी को अच्छे से बंद करके जो बेड था उस पर बैठकर आंखें बंद कर भगवान का नाम लेने लगा, जिनको भी वो मानता था। तो काफ़ी देर तक वो अपने भगवान का नाम एक साथ लगातार जपता रहा और फिर इसी बीच कब उसे नींद आ गई उसे पता नहीं चला। अब अगली सुबह वो अपने दोस्त को इस बारे में बताता है। तो जो दोस्त था वो कहता है कि तो इसका मतलब वो जो औरत हमने घर के बाहर देखी थी वो सही कह रही थी कि हमें इस घर को छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो औरत कौन थी और इस घर में जिसे तुमने देखा वो भूत, वो कौन था? वहीं वो दोनों जो दोस्त थे वो बड़ी परेशानी में आ गए कि यार ये क्या ही तो लफड़ा है, अजीब मुसीबत गले पड़ गई है। तो दोनों दोस्त परेशान हो ही रहे थे कि जो मेन डोर था घर का वो खुला हुआ था। अब सूरज ने क्या देखा कि वो जो औरत थी वो उनके घर से थोड़ा दूर खड़ी थी, जो कि साफ दिखाई दे रही थी। तो वो अपने दोस्त से कहता है कि देख यार, वो जो औरत हमें सावधान कर रही थी वो देख, वो रही, चल उसी से चलकर पूछते हैं आखिर क्या गड़बड़ है इस घर में। तो जब वो उस औरत के पास गए तो वो औरत बताती है कि उनसे पहले वहाँ पर एक आदमी रहता था। तो एक रोज़ वो जो आदमी था उसने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और उस घर के बाजू से जो भी कोई गुज़रता तो वो कहते कि उन्होंने उस आदमी को कई बार उस घर में भटकते देखा है, कभी रात में तो कभी कभी दिन में भी। तो इससे वो जो दोनों दोस्त थे वो डर गए। तो वो औरत कहती है कि तुम आज ही इस घर को छोड़ दो, नहीं तो वो आत्मा तुम्हें जान से मार देगी। तो उस औरत की बात मान दोनों दोस्त उसी रोज़ वापस से अपने घर रहने के लिए चले जाते हैं और उस घर को छोड़ देते हैं। तो विशाल जो था वो अपने बाकी दोस्तों को जब इस घटना के बारे में ज़िक्र करता है तो सब के सब उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं क्या यार, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, तुम दोनों भी ना बस बेकार में डर रहे हो। तो सूरज जो वो कहता है कि हमने जो देखा है वो हम जानते हैं, तुम्हें उस पर यकीन करना है या नहीं करना है वो तुम्हारी मर्ज़ी है। तो फिर जो दोनों दोस्त थे वो बहुत ही ज़्यादा भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि भगवान ने उनकी जान बचा ली।